नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा से बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स नामक अध्याय के इस तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यानों में हमने बात करी कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है और विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया का वेग पढ़े। फिर उसके बाद अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा और विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बारे में पढ़ा। आज इस व्याख्यान में हम दो पदों के बारे में बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और अभिक्रिया की गतिकी को पढ़ने के लिए, काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए जिनकी महती आवश्यकता होती है। These two terms are very important to study the chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के लिए इनके बिना केमिकल काइनेटिक्स जो है वो पढ़ना लगभग असंभव है। तो पहला जो पद है वो है अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी। अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी। अणुसंख्यता क्या होती है? अणुसंख्यता जैसे नाम से दिख रहा है, उस अभिक्रिया में जो अणु हैं उनकी संख्या अणुसंख्यता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है और यह एक सैद्धांतिक पद है। दिस इज अ थ्योरेटिकल टर्म। सैद्धांतिक पद का मतलब क्या हुआ कि ये थ्योरेटिकल बात है। थ्योरी से इसको ज्ञात किया जा सकता है कि अभिक्रिया ये जैसे उदाहरण क्या है, जैसे अभिक्रिया लिखी है 2NO + O2 से 2NO2, तो यहाँ पे हम इस अभिक्रिया में इन अणुओं की संख्या को हम गिन लें, खाली 2 और 1 3, तो इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई। तो ये जो है ना एक सैद्धांतिक पद, अणुसंख्यता जो है सैद्धांतिक पद है। इसी प्रकार इस दूसरे वाले समीकरण में एक तो ये एसीटेट है और इस एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है, तो इसमें एक एसीटेट का अणु और एक जल का अणु है ना। तो ये 2 अणु हो गए, इसलिए इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता 2 हो गई। तो अणुसंख्यता जब मॉलिक्यूलरिटी जो टर्म है, इट्स अ थ्योरेटिकल टर्म। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन। व्हेन वी राइट अ बैलेंस रिएक्शन and then we can have the number of the reactant molecules and that number will be equal to the molecularity of the reaction. अणुसंख्यता एक जो है हम बैलेंस अभिक्रिया लिख देंगे और बैलेंस अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की संख्या को गिन लेंगे और वो जो संख्या होगी वो उसकी अणुसंख्यता कहलाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं की वह संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया में परिवर्तित होती है या जिनकी सांद्रताओं से अभिक्रिया का वेग का निर्धारण होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, अभिक्रिया की कोटि जो है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उन रिएक्टेंट की संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया में परिवर्तित होती है। अणुसंख्यता क्या थी? कुल अणुओं की संख्या। अब उसमें सांद्रता से कोई लेना देना नहीं था कि उनकी सांद्रता किसकी प्रभावित हो रही है या नहीं। यहाँ पे सांद्रता प्रभावित जिन अणुओं की हो रही है, या दूसरे शब्दों में बोलें तो उन क्रियाकारकों की संख्या जिन पर अभिक्रिया निर्भर कर रही है वो कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि
अभिकारक अणुओं की वह संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया में परिवर्तित होती है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, और the number of the reactant molecule on which reaction rate depends, or the number of the reactant molecules from which the reaction the velocity of the reaction rate is determined, या जिनकी सांद्रता से अभिक्रिया वेग का निर्धारण होता है। जैसे ऊपर हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था एसीटेट का जल अपघटन, द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एसीटेट एस्टर, ये एस्टर जो है इसका जल अपघटन जो हो रहा था, इसका जल अपघटन में यहाँ पे दो क्रियाकारक हैं, एक तो ये एस्टर और दूसरा वाटर। सो इसकी अणुसंख्यता तो 2 है ना, लेकिन अब इसमें ये जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो फिक्स्ड है, वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। तो इस अभिक्रिया का वेग जो है वो केवल इस एसीटेट आयन की ये जो एस्टर की सांद्रता पर, एस्टर अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ पे ये एक एसिड की प्रेजेंस में भी करा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है इसलिए केवल ये जो एस्टर है, एस्टर की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा, इसलिए इसकी कोटि जो है वो 1 होगी। सो जो एस्टर का जल अपघटन है, इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता तो 2 है, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक तो एस्टर का अणु और दूसरा जल का अणु, लेकिन इसका वेग जो है वो केवल एस्टर के अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः इसकी जो है कोटि जो है वो 2 होगी, इसकी कोटि 1 होगी, है ना, और अणुसंख्यता इसकी 2 होगी। अब इसका वेग समीकरण लिखें, वेग समीकरण dx/dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर। तो वेग समीकरण में इसको अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करने का दूसरा तरीका यह है कि वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये जो सांद्रता पद इसमें एक ही है, ये क्या कहते हैं एस्टर, तो इस एस्टर की सांद्रता की जो पद की जो पावर है वो एक ही है, इसलिए इसकी कोटि 1 है। सो अभिक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। उपरोक्त अभिक्रिया छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है। तो यहाँ 2-3 बातें हमने कहा। ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक डेफिनेशन ये भी आ गई कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट इक्वेशन। वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग, द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो ऊपर एग्जाम्पल है, ये यहाँ लिखा उपरोक्त अभिक्रिया छद्म कोटि की अभिक्रिया है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज छद्म कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है? छद्म कोटि की अभिक्रिया वे होती हैं जिसमें दिखने में तो ये, अब इसकी कोटि 2 दिख रही है, दिखने में तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल 1 अणु पर निर्भर करता है, इसलिए दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड pseudo order reactions, and because the order of this reaction is 1, that's why this reaction, the reaction of hydrolysis of this ester is a pseudo first order reaction, pseudo order या pseudo first order reaction ये कहलाएगा, है ना, क्योंकि इसकी जो कोटि है वो 1 है। और प्रतीत क्या होता है? छद्म कोटि की अभिक्रिया मतलब प्रतीत होने वाली, है ना, दिख कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। प्रतीत ये हो रहा है कि इसकी कोटि 2 होनी चाहिए, अणुसंख्यता 2 है, बट इसकी कोटि 1 है, दैट्स व्हाई दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर जब अणुसंख्यता की बात करी थी तो हमने कहा था कि यह एक सैद्धांतिक पद है, मतलब थियोरेटिकल टर्म है, एंड ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल टर्म। यू कैन नॉट
assume, you cannot calculate it theoretically from the balance equation. बैलेंस जो समीकरण है उससे हम अभिक्रिया के कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते, अणुओं की संख्या को गिन के हम इसका निर्धारण या अनुमान नहीं लगा सकते. इट्स अ एक्सपेरिमेंटल टर्म. अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रयोग से ज्ञात की जाती है. अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक पद है. तो अभिक्रिया की क्रियाविधि के मूल पद में, वेग निर्धारक पद में अणुसंख्यता तथा कोटि दोनों समान होती हैं. ये देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की क्रियाविधि के मूल पद में वेग निर्धारक पद जो है उसमें अणुसंख्यता व कोटि दोनों समान होती हैं. हमने ये जो चैप्टर ये शुरू किया था तब ये बताया था कि वाई केमिकल काइनेटिक्स इज नीडेड. रासायनिक बलगतिकी हम पढ़ते क्यों हैं? रासायनिक बलगतिकी इसलिए पढ़ते हैं कि इससे अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात की जाती है. तो क्रियाविधि जो है, जो मैकेनिज्म है रिएक्शंस की, वो इससे लिखते हैं हम. तो क्रियाविधि में, किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि में एक से ज्यादा पद होते हैं, एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं. और जो उसमें स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे धीमा पद होता है, वो उस पद से अभिक्रिया के वेग को ज्ञात किया जाता है. तो उसी को बोलते हैं वेग निर्धारक पद या मूल पद. सो द टर्म विच इज द स्लोएस्ट इन द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और द मेन स्टेप. तो जो मेन स्टेप है या जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म, जो है उस पद में या उसमें जो अणुसंख्यता और कोटि दोनों की वैल्यू समान होती है हमेशा. तो वेग निर्धारक पद में मैकेनिज्म लिखते वक्त वेग निर्धारक जो पद है, द रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, द स्लोएस्ट स्टेप जो है, उसमें द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है वो समान होते हैं. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की है. तो ये दो पद हमने पढ़े, अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब एक अंतर अणुसंख्यता में और कोटि में ये हो रहा है कि अणुसंख्यता जो है वो हमेशा एक कोई इंटीजर होगी. अणुसंख्यता 1, 2, 3 इस तरीके की कोई संख्या होगी, कोई भिन्न नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी, है ना. 2.5, 1.5 इस तरीके से नहीं हो सकती. लेकिन ये जो कोटि जो है ये फ्रैक्शनल हो सकती है. इवन ये जीरो भी हो सकती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया भी हो सकती है. ऐसे तो अभिक्रिया की कोटि का मान जीरो या फ्रैक्शनल भी हो सकता है. तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है अणुसंख्यता में और अभिक्रिया की कोटि में? कि अणुसंख्यता एक थ्योरेटिकल टर्म है और ये हमेशा एक इंटीजर होती है, पूर्णांक होती है, हमेशा 1, 2, 3, 4 होगी. जबकि कोटि जो है वो एक तो एक्सपेरिमेंटल टर्म है, प्रयोग से निकलता है, दूसरा ये पूर्णांक या भिन्न या शून्य भी हो सकता है, इसका मान शून्य भी. अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है. तो आगे हम यही पढ़ेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया है. शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती हैं? वे अभिक्रिया होती हैं जिनका वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता. कोटि क्या थी? उन क्रिया कारकों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है, निर्भर करता है. तो अगर उनका संख्या शून्य हो जाएगी, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें वेग जो है वो अभिक्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उनको अभिक्रियाओं को कहेंगे हम शून्य कोटि की अभिक्रियाएं. अर्थात सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है. जैसा ऊपर कहा कि वेग समीकरण में सांद्रता पद की घातों का योग. तो वेग जो है वेग पद में या वेग समीकरण में इस अभिक्रिया का वेग सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है. तो ये इस तरीके की अभिक्रियाएं कहलाती हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोस
in which the rate of reaction is directly proportional to the zero power of the concentration term. Rate of reaction is directly proportional to the zero power of the concentration term. ये अब यहाँ पे इस पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जो कैलकुलेशंस करेंगे वो उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट जो है वो यहाँ देख लें कि ये एक सामान्य विक्रिया कोई ले, हम A से B बन रहा है, तो आरंभ में शुरुआत का मतलब क्या है, एट t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उस समय माना हमने कि A की कंसंट्रेशन ये स्मॉल a है और B चूंकि अभिक्रिया शुरू हुई है तो इसमें बना नहीं होगा, तो B की कंसंट्रेशन 0 हो गई। अब किसी समय कोई भी समय t है, उस t पर हम अभिक्रिया ये देखें तो मान लो A में से x टूट के और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो A माइनस एक्स ये बन गया x बन गया, ये क्रियाकारक और ये उत्पाद है। तो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे हम, जैसे हमने पिछले व्याख्यान में अभिक्रिया वेग लिखना देखा था, तो अभिक्रिया वेग इन दोनों के पदों में लिखो, क्रियाकारक के पदों में भी और क्रियाफल के पदों में भी। तो क्रियाकारक के पद में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ A माइनस एक्स, है ना। और क्रियाफल के पदों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्पाद के पदों में dx/dt। अब ये दोनों एक ही चीज है, कैसे देखिए, इसको खोलेंगे अपन तो ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ माइनस होगा क्योंकि क्रियाकारक के पदों में तो सांद्रता घटती है इसलिए माइनस लगाते हैं अपन, तो माइनस dA/dt और माइनस माइनस प्लस dx/dt। अब ये A जो है वो आरंभिक सांद्रता है A की, तो ये तो नियत होगी, फिक्स्ड होगी, तो कांस्टेंट होगी, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन शून्य हो जाएगा, इसका मान शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह गया, dx/dt। तो अभिक्रिया के वेग को हम आगे से जहां भी गणनाएं करेंगे कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा dx/dt लिखेंगे, ठीक है। और क्रियाकारकों की सांद्रता किसी समय t पर A माइनस एक्स लिखेंगे और उत्पाद की सांद्रता x लिखेंगे। डिफरेंशिएशन की भाषा है ये, अवकलन की भाषा है, दैट्स व्हाई वी यूज दीज टर्म्स इन कैलकुलेशन ऑफ दिस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो पुनः यहाँ आते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। नाउ वेग को लिखेंगे dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू, अब क्रियाकारकों की सांद्रता किसी समय t पे हमने अभी देखा क्या हो, लिखते हैं अपन A माइनस एक्स टू द पावर 0, या dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लिख दिया, dx/dt इज इक्वल टू k A माइनस एक्स टू द पावर 0, वेयर यहाँ पे अब किसी भी टर्म की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, सो dx/dt इज इक्वल टू k0। यहाँ पर हम k भी लिख सकते हैं केवल, या k0 केवल ये दिखाने के लिए लिख दिया है कि हमने अभिक्रिया का वेग जो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है ये किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये जो समीकरण हो गया dx/dt इज इक्वल टू k, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण का अवकलित रूप है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलित रूप मीन्स अब शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण का अवकलित, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ जीरो ऑर्डर। अब इसको बात आगे बढ़ाएं कि पुनः इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इस समीकरण को। अब आगे हम इसका ये डिफरेंशियल फॉर्म है, तो आगे हम इसका इंटीग्रेशन फॉर्म निकालने जा रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे कि dx इज इक्वल टू k0dt को इस तरह भेज दिया, सो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, k0 × dt। इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करने पर dx और ये k0 dt, k0 कांस्टेंट है तो समाकलन बाहर आ जाएगा, और dx का समाकलन x और ये dt। अब dt का समाकलन t, तो x इज इक्वल टू k0 t प्लस, अब क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है,
समाकलन का मतलब है किसी को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, तो उसकी कोई सीमा बतानी पड़ेगी। अब यहाँ कोई सीमा नहीं बताई है, सो ये समाकलन कौन सा हो गया? अनिश्चित समाकलन। समाकलन दो तरीके के, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो ये निश्चित समाकलन नहीं है, निश्चित समाकलन में इसकी सीमाएं यहाँ लिखी होती हैं, आगे अपन बात करेंगे इसकी। तो x = k0t प्लस जो अनिश्चित समाकलन होता है उसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c'। यहाँ पे c' जो है वो समाकलन स्थिरांक है। तो जब ये जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू भी हमें निकालेंगे। तो हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे। कैसे? कि आरंभ वाली इसको बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं, कि इसको सीमांत अवस्था में, सीमांत अवस्था में मतलब इन द बाउंड्री कंडीशंस व्हेन t = 0। t = 0 पे क्या था? t = 0 पे x की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे देखिए t = 0 पे x की वैल्यू कितनी है? 0। ये कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे हम। सो आरंभ में जब t = 0 था तब x = 0 था। अतः इस समीकरण में हम रख देंगे क्या? t = 0 देन x = 0। सो c' की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन लगा के c' की यहाँ पे जो समाकलन स्थिरांक है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ रखते तो ये समीकरण 2 से क्या हो गया? x = k0 × t प्लस c'। सो अब c' की वैल्यू 0 है, सो दिस इज x = kt। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यह शून्य कोटि का अभिक्रिया के वेग समीकरण का समाकलित रूप है। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द रेट रिएक्शन ऑफ रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये इसका। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया का हमने समाकलित जो है अवकलित रूप लिखा, फिर उसका समाकलित रूप लिखा, और इसकी अब ये जो k है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी विमाएं निकालें, है ना। इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसके एग्जाम्पल है, एक तो N2O का टूटना, N2O ऑन हीटिंग in presence of platinum it breaks into nitrogen and oxygen. This is zero order reaction. This reaction does not depend upon the concentration of N2O. और अमोनिया का टूटना, अमोनिया को टंगस्टन वायर के ऊपर हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो दिस इज ऑल्सो HI का टूटना H2 और I2 में। दीज ऑल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं। और ये अभिक्रियाएं जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अब ये जो अवकलित रूप निकाला और समाकलित रूप निकाला, अब इसकी के की विमाएं निकालेंगे, यूनिट। जैसे हमने पहले इससे पहले वाले व्याख्यान में विशिष्ट अभिक्रिया वेग की यूनिट्स निकाली थी, वैसे यहाँ इसकी यूनिट निकालेंगे। तो k0 यहाँ से इस समीकरण इक्वेशन नंबर 3 से k0 को इज इक्वल टू x/t। x इज द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन मीन्स मोल और लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर, है ना, मोल पर लीटर। सो कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर में और समय ऊपर, सो सेकंड इनवर्स। सो द यूनिट्स ऑफ दिस k0 इज मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। अब एक चीज और इसका करते हैं, हमें इसका ग्राफ खींचते हैं, है ना। इसको ग्राफ खींचे, ये और समझ लें। ये जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी, और जो बायो वाले बच्चे हैं वो इसको समझ लें कि ये जो एक मैथमेटिक्स में सरल रेखा का समीकरण होता है। द इक्वेशन ऑफ a line is y is equal to mx plus c. The y is equal to mx plus c is a equation of a line. ये कौन सी लाइन है? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये लाइन, ये वाली लाइन है ना। ये जहाँ पे ये y और x तो इसके टर्म है, और m जो है इसका स्लोप है।
एम टेन थीटा होता है, इसका स्लोप बोलते हैं, ढाल, हिंदी में बोलते हैं उसका ढाल, इसका स्लोप है टेन थीटा के बराबर होता है। और सी ये जो इंटरसेप्ट है, सी इज द इंटरसेप्ट, और ये जो दूरी जो है जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, ये जो वाई एक्सिस पर दूरी है, दिस इज सी, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर इसमें से c गायब कर दें तो ये लाइन, ये डिस्टेंस गायब हो गई, तो ये लाइन यहाँ से ओरिजिन से शुरू होती है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स इज अ लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अगर इसको ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, अगर इसका स्लोप जो है नेगेटिव कर दें तो ये लाइन, ये प्लस तब था तब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी ऐसे, एंड व्हेन नेगेटिव स्लोप कर देंगे तो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आई। सो दिस इज ऑल अबाउट अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन और टाइप्स ऑफ वेरियस लाइन। अब ये जो इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसमें ये जो इक्वेशन है, दिस इज x इज इक्वल टू के टी, x इज इक्वल टू के जीरो टी, वेयर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब इसको कंपेयर करिए सरल रेखा के समीकरण से, है ना, इसका कंपेरिजन करेंगे लाइन की इक्वेशन से। तो हमेशा ये जो ग्राफ खींचेंगे उसमें x एक्सिस पर हमेशा समय लेंगे, हमेशा टाइम विल बी टेकन ऑन द x एक्सिस एंड कंसंट्रेशन टर्म विल बी ऑन द y एक्सिस। यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म बोला मैंने, डायरेक्ट कंसंट्रेशन का कोई भी टर्म हो सकता है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म और कंसंट्रेशन वी विल टेक ऑलवेज ऑन y एक्सिस एंड टाइम विल बी टेकन ऑन x एक्सिस। तो ये इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये जो इसका इक्वेशन आई, दिस इज लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स, वेयर m इज द स्लोप ऑफ दिस। तो x और y में मीन्स टाइम और कंसंट्रेशन में अगर प्लॉट खींचेंगे तो ये लाइन हमें ऐसी वाली लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से जा रही है, और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे हम टेन थीटा, तो वो k के बराबर होगा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर होगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं कर्व्स, क्योंकि इनसे हम ये अभिक्रिया के वेग जो है वो निर्धारित करते हैं। अब एक चीज इनके बारे में और हमें पढ़नी होती है, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? वह समय होता है, ये अर्धायु काल वो समय होता है जब क्रिया कारकों की सांद्रता A का मान आधा रह जाए, अर्थात x इज इक्वल टू a बाई टू। वापस यहाँ देखिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ टाइम, ये रिएक्शन आधा कब होगा, है ना, आधा कब होगा? हाफ टाइम विल बी द टाइम एट विच द concentration of reactants will become half of its initial concentration। शुरुआत वाली सांद्रता के आधे ही हो जाए ये कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाए? आधा उत्पाद, क्रिया कारकों का आधा उत्पाद बन जाए, मीन्स T इज इक्वल टू टी हाफ, या टी हाफ इसको शब्दों में बोलिए, टी हाफ या अर्धायु काल वो समय है, टी हाफ इज इक्वल टू टी व्हेन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a बाई टू। प्रोडक्ट कंसंट उत्पादों की सांद्रता क्रिया कारकों की सांद्रता की आधी हो जाए, अर्थात आधे क्रिया कारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, तो वो समय कहलाता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज द टाइम, T half is equal to time at which the concentration of the product is equal to the half of the concentration of reactants, ठीक है। सो इसको समीकरण, अब ये जो समीकरण 3 है, इक्वेशन 3 है ना, x इज इक्वल टू के जीरो टी, इसमें ये वैल्यूज रख देंगे यहाँ। तो x की वैल्यू a बाई टू इज इक्वल टू के जीरो इंटू टी हाफ, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया? a अपॉन टू के जीरो। तो ये टी हाफ अर्धायु काल हो गया कि टी हाफ विल बी a अपॉन टू के, a अपॉन टू के, जहाँ पे k या टू के जीरो, यहाँ पे इसका वेग समीकरण, ये जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है।
तो हमें हर बार ये करना है कि पहले तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, कोई भी जिस कोटि की अभिक्रिया है उस कोटि की अभिक्रिया का हमें सबसे पहले वेग समीकरण लिखना है। और ये जो वेग समीकरण लिखेंगे ये कहलाएगा, ये अवकलित रूप होगा। और इस अवकलित रूप को फिर हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, समाकलित रूप में, है ना। समाकलित रूप में निकालेंगे, फिर उसके के डायमेंशंस निकालेंगे। अब जैसे पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा, दिस इज के इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो हर एक ऑर्डर के लिए इसकी डायमेंशंस भी डिफरेंट होंगी। इसकी वैल्यू तो डिफरेंट होगी, इसकी डायमेंशंस भी डिफरेंट होंगी। तो इसलिए डायमेंशन निकालेंगे, फिर एक कर्व खींचेंगे, है ना, इसका कर्व खींचेंगे, उसके बाद इनकी हाफ लाइफ निकालेंगे और इसके एग्जाम्पल याद करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल इसके याद करेंगे हम। तो हर बार हमें इसी तरीके से करना है। तो आज के व्याख्यान में क्या बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक तो ये टर्म पढ़नी है हमें कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, फिर पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देन भी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के जो है डिफरेंट टाइप को रेट इक्वेशन लिखे और रेट इक्वेशन से फिर उसकी के की डायमेंशंस भी निकाली और हाफ लाइफ ये निकाली और एग्जाम्पल देखे। थैंक यू।